को आप कैसे परिभाषित करेंगी? ढूंढती हुई आंखें, अकानते हुए कान, कुछ समझने की इच्छा, एक प्रतिबिंब, एक अनुभूज। मैं रोज सुबह उठकर ये सोचती हूँ कि ये मेरे जीवन का अंतिम दिन हो सकता है, और किसी से भी मिलती हूँ तो ये सोचती हूँ कि ये मुलाकात अंतिम हो सकती है। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको लगता है काश मैं उसके समय में होती, वो कौन होगा? हाँ, मुझे बुद्ध और ओशो के साथ रहने का बहुत मन करता था। वो क्या है जो अभी भी हाँ, अनलिखा है? अंदर तो लिखा है लेकिन कागज पे नहीं आया। मुझे महाभारत के पात्रों पर, खासकर स्त्री पात्रों पर दोबारा नए संदर्भ में लिखने का बहुत मन है, क्योंकि वो मेरे भीतर बहुत अनुगूंजें जगाते हैं। मुझे अनुगूंजों में बड़ी रुचि है। मृत्यु यानी क्या? मृत्यु मतलब एक अर्धविराम, एक से आधा छूटा हुआ वाक्य जो कभी और पूरा होगा। कभी कभी हम ना लिखते लिखते एक आधा वाक्य छोड़ के चले जाते हैं। हाँ। आप किस तरीके से याद किए जाना चाहते हैं? एक ममता वाली औरत थी जिसके मन में कुछ सवाल रह गए अधूरे। वो क्या सवाल? अरे वो भी कह दीजिए। प्रणाम मित्रों। कार्यक्रम इंटरव्यू नहीं अंतरव्यू में आप सबका स्वागत है। अंतरव्यू यानी व्यक्तित्व का आत्मिक एवं आंतरिक स्वरूप, आत्मिक पहलू। इस कार्यक्रम में हम किसी व्यक्ति की शख्सियत की ऊपरी या बाहरी बातों को नहीं जानते, ना ही हम उसके व्यवहारिक एवं व्यावसायिक उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं शख्सियत की भीतरी और अंतर यात्रा के बारे में। हम बात करते हैं उसकी भीतरी उपलब्धियों के बारे में, उसके आत्म रूपांतरण के बारे में। हम झांकने की कोशिश करते हैं उसके भीतर का वो पहलू, वह आत्मिक पहलू जो अब तक अनछुआ और अनकहा है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व की जानी मानी लेखिका, कवित्री एवं साहित्यकार अनामिका जी। अनामिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम अंतरव्यू में। बहुत आपका धन्यवाद कि इस अंतर यात्रा पर आप लेने साथ लिए चलने का आपने संकल्प लिया। हम सब नाम के लिए जीते हैं, या यूं कहें अच्छा काम करते नाम बन जाता है। तो इस नाम के पीछे जो अनामिका है, अगर आपको अपने आप को परिभाषित करना हो, अनामिका मतलब कौन, क्या? एक कोई मातृमना शक्ति होगी, एक कोई माँ जैसी स्त्री होगी जिसको सारी धरती की माँ बनने के लिए एक अंदर से अकुलाहट रहती होगी। वही है ये। खुद को आप कैसे परिभाषित करेंगी? ढूंढती हुई आंखें, अकानते हुए कान, कुछ समझने की इच्छा, एक प्रतिबिंब, एक अनुभूज। ओके। आपके जीवन का अब क्या उद्देश्य है? जैसे आज भी अनामिका जीवित है, तो क्यों जीवित है? क्या बचा है? एक दिया जलाने के लिए हर हृदय में जो मेरे सामने आता है। मुझे लगता है कि नियति ने, इस संसार ने, इस यूनिवर्स ने किसी योजना के तहत मुझे उसके सामने किया है। उसको मैं जितना प्यार कर सकती हूँ करूँ, उसकी जितनी गहराई से बात सुन सकती हूँ सुनूं, उसके दुख जितने दूर कर सकती हूँ दूर, और जो भी उसमें संभावनाएं हैं वो पूरी तरह से खिलाने में थोड़ी सी मदद करूं। राइट। बस। ओके। तो इस जीवन से और इस जन्म से आपने क्या सीखा, यदि आपको कहना हो तो? गौर से देखना, गौर से सुनना, ये बहुत जरूरी है। और जो हमारा मन है वो उन सुनी हुई बातों की अनुगूंजों से और देखी हुई चीजों के प्रतिबिंबों से बना है। तो गौर से देखना, धीरज से सुनना और ठहर के सोचना, फिर सोच के भी पार चले जाना। वाह, बहुत खूबसूरत। राइट। उस सोच से भी ऊंचा उठ जाना, परे हो जाना। तो आपके जीवन का फलसफा, जिसे हम फिलॉसफी कहते हैं, वो क्या हो?
मेरे जीवन का फलसफा यही है कि जो भी व्यक्ति सामने है, जो भी आया, उसका क्या श्रेष्ठ है, उसमें कौन सी अंतर्निहित संभावनाएं हैं, वो उजागर करने में मैं थोड़ी मदद कर सकूं। हो सकता है मैं माँ वाला इंस्टिंक्ट मुझ में जग गया हो बहुत पहले से, या टीचर वाला। तो मेरी यही चिंता रहती है कि मुझे मालूम है कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से विशिष्ट होता है, वो वैशिष्ट्य उजागर करना मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आपके व्यक्तित्व का या स्वभाव का कोई ऐसा पहलू या पक्ष जिसे अब तक लोग नहीं जानते? किसी को ये नहीं लगता कि मुझे भी चोट लगती हो। हाय, सो स्वीट मैम। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये होता है। ये दिल और हमारा भी अपने दुखता है। आप को मैंने समझा दिया है कि बुरा मानना, बुराई की ओर बढ़ना है तो बुरा नहीं मानना है। ठीक दुख है। नहीं करना। ठीक कह तो रही हैं। बस एक हमारे यहाँ बचपन में रेडियो में एक विज्ञापन आता था, आयोडेक्स में लिए काम पे चलिए। तो अब मैं एक नाम आयोडेक्स रख के रहती हूँ, Good. चोट लगती है। तो मेरी एक कविता भी है कि जो बातें मुझको चुभ जाती है, मैं उनकी सुई बना लेती हूँ। वाह, बहुत सुंदर। चुभी हुई बातों की ही सुई से मैंने टाके हैं फूल सभी धरती पर, आकाश के ये सितारे, धरती के सारे नजारे। बहुत सुंदर मैम। इतनी सारी गतिविधियों में और इस अवस्था में अपनी ऊर्जा को बढ़ाने, उसको बनाए रखने और संजोने के लिए अनामिका जी क्या करती हैं? मैं रोज सुबह उठकर ये सोचती हूँ कि ये मेरे जीवन का अंतिम दिन हो सकता है, और किसी से भी मिलती हूँ तो ये सोचती हूँ कि ये मुलाकात अंतिम हो सकती है। इसीलिए मैं किसी से झगड़ा नहीं करके अलग होती। अगर विवाद हुआ भी तो जाते समय मैं विवाद खत्म कर देती हूँ। अच्छा। मुझे बचपन से ये मेरे पिता ने बहुत पहले सिखाया था, तो मुझे जितनी मेहनत कर सकती हूँ करती हूँ, और किसी से भी मैं टूटती नहीं है, कम से कम अलग होने, क्योंकि मेरे मन में एक बैठ गया है कि मुलाकात अंतिम हो सकती है। हाँ, विषम परिस्थितियां हमारे जीवन में होती हैं, तो विषम परिस्थितियां आपके भी जीवन में कभी रही होंगी, तो उनसे बाहर आप कैसे निकलती हैं? क्या आपका मंत्र है, यूं कहो, क्या करती हैं आप विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए? एक प्रत्यक्ष उत्तर दूं तो मैंने ये जीवन से अर्जित जो सत्य है मेरा, वो है कि जब आप दुखी महसूस करें, टूटा छूटा महसूस करें, मुसीबत में खुद को महसूस करें, तो अपने से ज्यादा विषम परिस्थिति वाले का दुख दूर करने में लग जाएं। और जैसे ही आप उस प्रक्रिया बहुत में सुंदर। लगेंगे ना, आपका दुख पता नहीं कहाँ हाँ। चला जाएगा। तो ये आपके ये तरीका बहुत मेरा खूबसूरत यही तरीका है। तरीका है। ऐसी कोई चीज आपको अपने अंदर जो बहुत पसंद है? माफ कर सकती हूँ। ओके। मैं माफ कर सकती हूँ, मैं नॉनसेंस बहुत सह सकती हूँ। सहनशील है और मैं तो तकलीफ भी होती, तो मुझे ये देखना, गौर से देखना आ गया है। इसलिए अगर मुझे कोई वही बात कि मुझे कोई चोट दे रहा है तो उसके क्या दुख है, गौर से देखते देखते वो ही देखने लगती हूँ, तो उस बात से ध्यान चला जाता है कि मेरा क्या हुआ। राइट। अपने आप में कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है और उसको आप चेंज करना चाहती हैं या चाहती हैं कि मैं ठीक करूं, ऐसी कोई चीज? हाँ, मैं बहुत ज्यादा सुगठित सुव्यवस्थित नहीं हूँ। मुझसे किताबें भी खो जाती हैं, चीजें भी खो जाती हैं, मैं बहुत ज्यादा पैसे तो भी आप खो चाहती जाते हैं हैं। सब व्यवस्थित करके रखो। हाँ, मैं व्यवस्थित होना चाहती हूँ। मेरे घर के लोग परेशान हो जाते हैं मुझसे, क्योंकि मुझसे चीजें खो जाती हैं। सामने वाले में, इंसान में कोई ऐसी चीज जो आपको आकर्षित करती है, या यूं कहे आप किसी इंसान को अच्छा क्या कहती हैं, क्या होना चाहिए उसमें? जो दूसरे के दुख से प्रभावित हो सकता हो और उसके लिए एक्स्ट्रा माइल चल सकता हो, और किसी को दूसरा समझता ही ना हो, अपनी ही आत्मा का अंश समझता हो, ऐसा व्यक्ति मुझे पसंद आता है। और क्या और चीज? जो संघर्ष करके दुनिया में आया है, उसका मुझे उसके लिए बहुत रेस्पेक्ट। और जो लोग मिसअंडरस्टूड होते हैं, बहुत गलत फहमियों के शिकार होते हैं,
वे मुझे अच्छे लगते हैं। ओके। अच्छा, ऐसा क्या चीज़ है सामने वाले में जो आपको कतई पसंद नहीं होता? आप उस इंसान को नहीं पसंद करती हो, क्या चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए मनुष्य में आपके हिसाब से? अहंकार नहीं होना चाहिए, दूसरे को मनुष्य नहीं समझने का, डबल स्टैंडर्ड, अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और, हुँ। दो तरह के निकष नहीं होने चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ हवा बैठने पर हवा बहुत भारी हो जाती है, मन करता है चले जाए यहाँ से। हुँ। अच्छा, कहते हैं कि जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में, उपलब्धि में, सफलता में, तो कुछ-कुछ छोड़ना पड़ता है, छूटता है, ये यूँ कह लो। तो ऐसा आपके जीवन में क्या है जो लगता है कि मैं आगे तो आगे लेकिन कुछ छूट गया, वो क्या छूटा है? फुर्सत से बैठ के बात करने का, फोन पर धूप में लेट के गप करने का ओह! बहुत मन करता है कि कहीं कहीं पुराने दोस्तों से देखिए ना। सदैव एक जब नया जीवन आदमी शुरू करता है तो टेलीफोन की डायरी इतनी बड़ी मोटी होती होती है। और हर साल छोटी होती होती इतनी पतली हो जाती। तो मन करता है कि वो खोए पते जिन्होंने, कितने लोगों ने थमाए थे पते। मेरे भी घर आना ना एक बच्चा था, हमेशा कहता था, और मैं कभी नहीं जा पाई। एक मोहल्ले में मैं रहती थी तो मैं सोचती हूँ कि वो सारे लोग जो संबंध मेरे विकसित नहीं हो पाए, जिन जो पुकारे मैंने सुनी नहीं, मैं सबको फोन करूं दिन भर बात लेट करूँ, के, पुरानी बहुत बातें बातें डिस्कस करूँ। ये मैं बहुत मिस करती हूँ। ओके, आपको कभी गुस्सा यदि आता है तो किन बातों पर आता है? या खीज होती है तो किन बातों पर होती है? कोई किसी को दबाता है ना, और अपने जो खुद, मेरे जीवन में एक ही बात मुझे रहती है कि मैं कोई ऐसा काम न करूं जो मैं अपने लिए दूसरे से नहीं चाहती। मतलब बहुत जो सुंदर। व्यवहार मैं आपसे मैंने नहीं एक्सपेक्ट नहीं चाहती, करती। हाँ जी। वो मैं व्यवहार कभी किसी से नहीं करती। और ऐसा कोई करता है ना अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और, कोई किसी को दबाता है, मुझे दुख होता है बहुत ज्यादा। तो जैसे आज और के बहुत हेकड़ी बांधने वाले लोगों को मैं बड़ी-बड़ी पसंद छोड़ने नहीं वाले। करती। हमेशा किसी पर क्रोध जताते रहने वाले, नीचा दिखाने वाले लोगों से मुझे तकलीफ ये होती है। करुणावशी से ही कभी गुस्सा आता है? आता तो है ही, अब नहीं आता, लेकिन शुरू में आता था। तो लेकिन क्या मैं करते थे उसके लिए? रोने लगती थी या लिखने लगती थी, क्योंकि ये तो मुझे पता था कि एक दमन चक्र का जवाब दूसरा दमन चक्र नहीं हो सकता, बहुत सुंदर, सच में सही कहा और आपने। सामने वाले के लेवल तक नहीं नहीं उतरना होता। है। इसका तो मुझे बहुत अंदाज जल्दी था, राइट। लेकिन पहले मैं रो देती थी और घुटता सिर दुखने लगता था हुँ, बहुत बहुत दिन तक। हुँ। मतलब समझो झंडू बाम मेरे पर्स नहीं रहता था। लेकिन क्योंकि सब कहते थे खाली पेट क्रोसिन खाती है, तो फिर मैंने बाम रखना शुरू कर दिया। तो अगर मैं नहीं लिख पा रही हूँ उस वक़्त, जैसे आपने कहा मैं लिखने लगती थी, रोने लगती थी, यदि कोई ऐसी परिस्थिति है जो लंबे समय के लिए हो गई, तो कैसे नियंत्रण करती थी उस समय? चाहे क्योंकि होता है क्या, जब हम किसी को चली सुनते जाती हैं। थी सामने। हाँ। अब मैं जाके बस स्टॉप पे बैठ जाती थी, कहीं मंदिर के द्वार पर बैठ जाती थी। वही तीसरा उपाय, किसी और दुखी व्यक्ति को ढूंढती थी, उसका दुख की सहलाती कहानियां थी। सुनती रहती हाँ। थी, उसको दूर करने में लग जाती थी। हुँ, हमारे यहाँ तो सामुदायिक जीवन है ना, तो पड़ोस है, मोहल्ला है, कहीं भी कहीं तरह तो से राइट। स्त्रियों के जीवन के तो कई दुख है। हुँ, तो मैं उनके पास चली बस। जाती थी, बैठ जाती तो थी। जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत नकारात्मक माहौल है हर सेंस में। तो आप अपने आप को सकारात्मक बनाए रखने के लिए क्या करती हैं? जैसे चाहे हम टीवी खोलते हैं तो कुछ है, अखबार खोलते हैं तो कुछ नकारात्मक है, लोगों से बात करें फ़ोन पे तो नकारात्मक बहुत चीज़ें, ऊर्जा के रूप में, वातावरण के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में। तो ऐसे में खुद को अछूता रखना, सकारात्मक बनाए रखने के लिए आप क्या करती हैं? अपने भीतर एक गांव बना लेता है ना आदमी, रह रह के उसमें चला जाता है। उस गाँव का नाम क्या है? मैं जानना चाहूँगा। एड्रेस। उस
उस गांव में मेरे सारे मनचाहे तो चरित्र रहते हैं। अच्छा। मुझे ना लगता है कि मुझे जितने भी देवी देवता है ना, मुझे एक महाभाव लगते हैं। एक परिवार मेरा वो है जो देवी देवताओं का परिवार है, जो हर हर देवता एक महाभाव के रूपक के रूप में तो मुझे गांव लगता को है। क्या नाम देंगी आप? बताती हूँ ना। उसके बाद जो चरित्र मैंने जो विश्व साहित्य में जो चरित्र किरदार वो मेरे उस गांव में रहते हैं। मैं उनके बारे में सोचती हूँ, दोस्तोयेवस्की के चरित्रों के बारे में, या फिर टॉल्स्टॉय के चरित्रों के बारे में, या रिल्के की कविताओं के बारे में, कि उस समय ये क्या करते। बुद्ध की बहुत सारी कथाएं, पुराणों की बहुत सारी कथाएं, इनके चरित्र मेरे साथ रहते हैं उस गांव में। उस गांव में। और मेरा लगता है कि मेरा सचमुच का परिवार यही है जो मुझे कभी नहीं छोड़ता। और उसमें मेरे बच्चे भी हैं और कुछ और भी बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, जो नए नए लेखक हैं। मेरा एक अडॉप्टेड परिवार है, वो भी है। तो उस गांव का क्या नाम आप बताने थे? उसका नाम है प्रेम गली। कोई नंबर 424। साकरी नहीं है, ये प्रेम गली साकरी नहीं है, क्योंकि वो लाल प्रेम नहीं है। हाँ, ये इस गली में सबका मकान है। तो एक चीज और, जैसे आपने कहा कि कुछ चीजें छूटी आपने बताई ऐसे, लेकिन फिर भी यदि मैं जैसे पूछूं कि अब क्या बचा है जिसमें आप जुटी हैं पाने में, कुछ तो दिन भर लगे हैं शरीर से, मन से। मैं चाहती हूँ कि जैसे अनुभव प्रसाद है, और प्रसाद जैसे बांट के खाया जाता है, तो मेरा जो भी जीवन सत्य कभी रेडीमेड नहीं मिलता। रेडीमेड नहीं मिलता। तो किताबें तो पढ़ी मैंने, लेकिन जो जीवन मिला मुझे, जीवन जैसा समझ में आया, जो अनुभव मुझे मिले, मैं उसको कहीं रख जाऊं कि कभी मेरे बाद कोई उस गली से गुजरे तो उसको वो अनुभव मशाल जी की तरह खड़े मिले, और उस अनुभव के साये में वो अपनी यात्रा कुछ दूर कर सके। तो मेरा जो भी जीवन समझ में आया, मैं उसको लिख के छोड़ना चाहती हूँ। ऐसी कोई बात जो आपने बहुत बार पढ़ी होगी, सुनी होगी, या लोगों ने समझाई होगी, लेकिन समझ अब आ रही है, वो क्या होगी? कुछ बातें बहुत समय से पढ़ रहे होते हैं, कैलेंडर में, किताब में, बुजुर्गों से समझ अब आई है। मोह काटने वाली बात मुझे बहुत बचपन से कही गई, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई। मुझे लगता था कि क्यों मोह काटना चाहिए, मोह तो बहुत अच्छी चीज है। अटैचमेंट तो बहुत अच्छी चीज है। अगर अटैचमेंट नहीं होगा तो आदमी इन्वॉल्व कैसे किसी को होगा, इन्वॉल्व नहीं होगा तो कोई अच्छे काम कैसे करेगा। तटस्थता की बात मेरी समझ में नहीं आती थी। ये अब धीरे धीरे अब समझ में आने लगी। पढ़ा था अब अनुभव में आ रहा है। अनुभव में कि वो कितना जरूरी है, सब कुछ वो सारे लंगर खोल देना कितना जरूरी है। उस गांव में प्रवेश ही होता है सारा लंगर खोल के। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जिसपे अभी तक, या पहले की बात की, घर परिवार वालों ने, सहेलियों ने, मित्रों ने आपको बहुत टोका है? किस बात पे टोकते बहुत हैं? कोई ऐसी चीज? विश्वास मत करो दूसरों पे जल्दी। मैं तो तुम बहुत भरोसा करती हो, घर वाले तो बहुत ही डांटते हैं। लेकिन मुझे कभी धोखा नहीं मिला। क्योंकि मैम आप इतनी जो आत्मा है, उनको लगता है कि मेरे धोखा हो ही जाएगा, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं होता, तो मैं कैसे विश्वास ना करूं। अच्छा, कौन सा विषय ऐसा है जिस पर बात करना या सुनना या वक्त देना आपको बर्बादी लगता है, वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी लगता है? कौन सी चीज में आप सुनना ही नहीं चाहती? कौन सा विषय है? किसी को कोई नेचर दिखाने के लिए जब अफसाने सुनाने लगता है ना, तो मुझे लगता है कि इसका कोई अर्थ नहीं है, वो अधूरा सच कह रहा है, और फिर वो मुझे उसमें लगता नहीं है कि उसका कोई मतलब है। और लोग रेपिटेटिव बहुत हो जाते हैं। एक बात में अपनी कोई बात एक बार बता दो कि मेरे जीवन का ये केंद्रीय दुख है, किसी ने पूरी शिद्दत से सुन लिया और समझ लिया, अब रोज आप बोलेंगे वही बात। अगर आप ध्यान से किसी की बात सुन रहे हैं तो एक मुसीबत आती है कि लोग एक ही बात 50 बार बोलते हैं। अच्छा, जाने अनजाने हम इंसान हैं, गलती कर ही बैठते हैं। यदि आपसे भी कभी हो जाती है या हुई हो, तो आप अपनी त्रुटियों को, गलतियों को सुधारने के लिए क्या करती हैं? 2 मिनट में ही मुझे समझ में आ जाता है कि मुझसे गलती हो गई। उसके बाद जैसे कि वो मुलाकात खत्म होने के पहले ही मैं उस आदमी से माफी मांग लेती हूँ कि मैंने आपको गलत समझा और मैंने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे दी।
मुझे आप पूरी कहानी सुन के ही प्रतिक्रिया देनी थी, मुझे माफ़ करिए। कभी कभी त्वरित प्रतिक्रिया हाँ, आदमी एकदम। दे देता है, ये मुझसे एक दो बार हुआ है कि और वो आदमी का चेहरा उतर गया तो मुझे बहुत दुख हुआ। दूसरी बात, मुझे शराब पीने से वाले लोगों से या बहुत इधर उधर करने वाले लोगों से पहले बहुत डर लगता था। अब ये मैं डर खत्म कर लिया मैंने एकदम। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी राइट, राइट। पहले मैं बहुत घबरा जाती थी ऐसे हम्म, माहौल में, हम्म, लेकिन अब मुझे लगा कि वो लोग भी ठीक होते हैं जिनका इधर उधर जीवन अस्त व्यस्त होता है, वो राइट, लोग भी अच्छे होते हैं राइट, राइट। ऐसे। और बहुत पोंगा पंडित भी बहुत खराब हाँ, होते हैं, राइट, राइट। ऐसे मैंने जीवन में देखा है। तो अब मैं नहीं डरती, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सुधार आंदोलन। ओके। ऐसी कोई घटना जब आप बहुत रोई हो, बहुत रोई हो? मैं डांट सुन के पहले बहुत रोती थी, क्योंकि मुझे शुरू के जब तक मैं पिताजी के साथ रही, मैं कभी डांट मैंने नहीं सुनी थी। और जब पिताजी गुजरे तभी भी मैं बहुत रोई, ओके। बहुत रोई। तो अच्छा, ऐसी कोई बात जिस पे रोने का मन किया हो लेकिन रो नहीं पाई जैसे रोना चाहिए था? जीवन की कोई घटना, कोई पहलू, कोई समय जब रोना तो मेरा बहुत वो आया? एक तरह से ये हुआ है कई दफा, बाद में मैं रोना भूल गई, क्योंकि मेरे दायित्व तो बहुत ज़्यादा थे घरेलू। अब मैं समझाने में लग गई, लोगों की सेवा में लग गई, तो मैं रोना तो अब नहीं मैं रोती। बहुत बार मुझे लगता है कि रोने से ऊर्जा घटती है, आदमी सेवा भी नहीं कर पाता और अपने ही एक तरह से अपने दुख के किले में बंद हो जाता है, एक तरह का प्राचीर, एक दुख का दुर्ग बना लेता है और दुनिया से कट जाता है। अच्छा, जीवन में कोई ऐसी घटना या परिस्थिति जब आपको निर्णय लेने में बहुत कठिनाई हुई हो? बाबू, मेरे तो हर निर्णय लेने में मुझे कठिनाई होती है, क्योंकि मुझे एक आंख से दो दो चीजें दिखती है। मुझे वो आंख की बीमारी नहीं होती जिसमें एक साथ दो दो चीजें दिखती है। मुझे किसी भी व्यक्ति में दो दो चीजें तुरंत तुरंत दिख जाती हैं। और सबसे मुश्किल मुझे वैसे लोगों से डील करने में होती है जो तुरंत आपसे प्रेम ही निवेदन करने लगते हैं। और या तो कोई दुष्ट प्रकृति का होता है, तब तो आप उसको अच्छे से डील कर लेते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि व्यक्ति बहुत अकेला है और सिर्फ साफ साफ एक शांत चित्त के व्यक्ति से बात करने के लिए उत्सुक है, इसलिए वो इतना पीछे पड़ा है, तो फिर आपको दया भी आने लगती है और उससे डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत बार। ऐसी कोई परिस्थिति या इंसान या कोई बात जब आप स्वयं को बहुत कमजोर या असहाय महसूस करती हैं? जब मेरे प्रिय लोगों को बीमार देखती हूँ या दुनिया से जाते हुए देखती हूँ, तो मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो लोग जब बीमार पड़ते हैं और उनकी सेवा करने के बावजूद वो सही नहीं होते और प्राणों से प्राण उनके जाते रहते हैं, रोज रोज मैं देखती रहती हूँ कि गए जान से जान चली जा रही है, वो दिया क्षीण हो रहा है, वो मुझे बहुत विवश करता है, बहुत दुख लगता है उसमें। कहते हैं कि जो भी पीड़ाएं, कष्ट होती हैं बहुत तकलीफ देती हैं जीवन में, लेकिन ऐसा कोई कष्ट या ऐसी कोई तकलीफ जिसने आपको कष्ट देने के बजाय तराशा हो, तोड़ने के बजाय आपको और मजबूत किया हो? क्योंकि अमूमन हम दुख तकलीफ हमें चुभती हैं, लेकिन ऐसी कोई पीड़ा? निंदा मतलब जो मेरी गलतियां होती है, जो मेरी निंदा करते हैं घर में भी लोग या साहित्य जगत में भी या दुनिया में या जहाँ मैं काम करती हूँ, उन लोगों से एक खराब रिव्यू से भी जैसे मैं बहुत सीखती हूँ। मुझे लगता है कि इसको क्या मुझ में क्या गलती हो गई कम्युनिकेशन में, तो वो मुझे ज्यादा समझना चाहती हूँ मैं, और उसने मुझे थोड़ी सी दृष्टि तो दी है। ओके। कहते हैं कि जब हम सफल होते हैं, सफलता के ओर होते हैं, तो हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। ये जैसे हम कहते भी हैं कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मुझे हमेशा लगता है कि जीवन में आनंद
आए, इसके लिए दुख और सुख दोनों छोड़ने दोनों पड़ते छोड़ने हैं। पड़ते हैं, ठीक कह रही हैं। मुझे लगता है अगर आनंद की प्यास जग गई हम्म। तो सुख से भी उभरना पड़ता है और दुख से भी उभरना पड़ता है। तो आप हर एक को इतना सुनती हैं, जैसे आपने बताया, समझती हैं, तो सामने वाले को आप किस हद तक समझाने या सुधारने का प्रयास करती हैं? एक लिमिट सुधार है नहीं पाए, या समझाने जो भी? सुधारना क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना शशिकांत कि एक रफ ड्राफ्ट बना हुआ है हम्म। और उसको आप रीराइट कर सकते हैं, लेकिन एक फ्रेम के भीतर ही। हम्म। और कुछ चीजें पेंसिल से लिखी हैं जो आप मिटा सकते, हल्का कर सकते हैं, लेकिन कुछ पेन से भी लिखा होता है डॉक्टर, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे वो मैं बहुत मतलब वो समझ में अब मुझे आने लगा है। पहली दो तीन चार मुलाकात में मुझे ये पेन है, इसको मैं इसको नहीं कर सकती, जो पेंसिल से है उसको मैं कर सकती हूँ। तो अगर समझने की और बदलने की आकांक्षा लेके कोई आ रहा है तो उसका प्राणपण से मैं सहयोग करती हूँ। जो खुद को नहीं बदल सकता वो अपना वातावरण भी नहीं बदल सकता, क्योंकि भीतर ही बदलाव की जरूरत होती है। तो किसी को क्षमा करने की, क्योंकि आपने शुरू में कहा भी कि मैं तो माफ बड़े आराम से करती हूँ, इसलिए कि तो मुझे सीमा दिखता क्या है? आपकी एक सीमा है? किस हद तक आप, या कौन से बड़े अपराध या जुर्म या जो भी आप नाम दें, किस हद तक आप माफ कर सकती हैं, किस हद तक आगे नहीं कि अब मैं हत्या और कभी कभी जैसे क्राइम एंड पनिशमेंट में दोस्तोयेवस्की का जो नायक है उसको तो माफ कर देने का भी मन करता, हालांकि उसने हत्या की है। मैं हत्या क्या, मैं जो स्त्रियों पर अनाचार करते उनको भी माफ करने के लिए तैयार रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर वो बदलने को तैयार हो जाए, प्रण ले लें, और अगर वो रिपीट में ही चाहना चाहते हैं तब तो फिर कुछ अपराध हैं जो माफ नहीं किए जा सकते। अच्छा, उम्र अनुसार, पड़ाव अनुसार, परिस्थिति अनुसार हमारे सपने व उद्देश्य बदलते हैं। बचपन में कुछ, कॉलेज में कुछ, विवाह से पूर्व, विवाह के बाद, फिर इस उम्र तक आते आते, यदि शॉर्ट में ऐसे कहा जाए तो उम्र के पड़ाव अनुसार, परिस्थिति अनुसार आपके सपने और उद्देश्य क्या क्या थे? छोटे छोटे बताएं तो। पहले मुझे लगता था कि पूरी दुनिया को साथ लेके चलना है, सींचना है, सारी दुनिया से दोस्ती करनी। अब वो मेरा धीरे धीरे कम हो गया है। अब मुझे लगता है कि नहीं, जो सामने आता है उसको सर्वस्व देना है, और ढूंढने नहीं निकलती अब मैं कहीं कि कोई मिल जाए। मुझे लगता है जिसको आना होगा पास। पहले मैं ढूंढती थी कि पूरे कॉलेज में कौन दुखी है, कौन सुखी है, कौन है मेरे मोहल्ले में सबसे दुखी, मैं उसके पास जाके बैठूं। अब मैं नहीं ऐसा करती। अब मुझे लगता है कि सबके भीतर दुख और सुख का भंडार है। मन को शांत और तनाव रहित करने के लिए आपका क्या तरीका है? सांस क्या तरीका है? सांस, मुझे लगता है कि जीवन में जैसे एक सांस बाहर आती है, उल्टे पांव लौट भी आती है। इसलिए इस तरह से हम बहिर्जगत अंतर जगत के बीच में लगातार ही एक हिंडोला सा झूल रहे हैं। और बचपन में मैं बहुत सावन के में बहुत झूला झूलती थी। मुझे लगता था कि वही ठीक है, एक बार उधर है तो फिर एक बार इधर भी आ जाओ, मजे करो। ये वो मन की बात। तो शारीरिक रूप से, क्योंकि उम्र भी एक सच्चाई है, बीमारी भी एक सच्चाई है, पंच तत्व भी सच्चाई है, तो ये जो शरीर को फिट, दुरुस्त, तंदुरुस्त, स्वस्थ रखने के लिए आप क्या करती हैं? अब थोड़ा बहुत जो भी कर पाती हैं। मैं बहुत ज्यादा खाती तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे व्यायाम करना चाहिए मैं नहीं कर पाती, क्योंकि घर में मेरे बहुत बीमार लोग हैं। तो मैं समय अभी तक नहीं निकाल पाई कि मैं टहलने जा पाऊँ दूर तक। मेरा मन तो करता है, लेकिन तो कोई डाइट को लेके, योगा को लेके, कुछ ऐसा, कुछ फिट रहने के लिए ऐसा खाना वैसा नहीं खाती। मतलब रात का खाना नहीं खाती। मतलब जैन परिवारों के बीच रही हूँ तो मुझे शाम को सूर्यास्त के बाद कम खाती हूँ। ये सब छोटा मोटा। आपको क्या लगता है कि आपका आज जो जीवन है या जो भी सफलता है, उसमें मेहनत कितनी है, भाग्य कितना है? मेहनत तो है, मैं ऐसा नहीं कहती, क्योंकि मेरे हाथ में तो मेहनत ही है। बाकी संयोग शासित ये संसार तो है ही, वो कुछ नियत होगा जरूर, क्योंकि एक खास परिवेश में जन्म हुआ, उसमें मेरा कोई चुनाव
प्रकट रूप में नहीं था। किताबें आस पास मिल गई, ये मेरे हाथ में नहीं था, नहीं भी मिल सकती थी। माता पिता पढ़े लिखे मिल गए, ये मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन जो भी मिला मुझे, मैं उसमें जितनी मेहनत करके मुझे जो भी थोड़ा बहुत आता था उसमें मैंने मेहनत तो की, मेहनत और प्रेम, शशिकांत, मैंने ये दोनों भरपूर किए। तो ये जो आप आज जो भी हैं, जिस पड़ाव पर है और सफल है हमारी नज़र में, तो इसमें आप किन लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान मानती हैं कि इनके बिना तो संभव नहीं था, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, या कोई लोग हैं आपके जीवन में जो बहुत सहयोगी रहे हैं आपके आज अनामिका होने में? हाँ, मेरे माता पिता तो बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चे भी और मेरे पति भी। मेरे पति इस तरह से कि उन्होंने मुझे जीवन के बहुत सारे ऐसे पाठ पढ़ाए, मतलब ऐसी जीवन को देखने का एक नज़रिया मेरा बदला, और जिसको रियलिटी प्रिंसिपल कहते हैं उससे मुझे गुरु की तरह वाकिफ कराया। मुझे नई दुनिया की उतनी समझ थी, लेकिन इन्होंने बहुत धीरज से मुझे बहुत कुछ बताया और अभी भी बताते रहते हैं, अभी भी वो मेरी आँख खोलने की कोशिश करते रहते हैं। तो मुझे इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे सारे वरीय जो मेरे लेखक हैं या जिन लोगों को मैंने पढ़ा है, उन सबका मेरा मन और चित्त बनाने में बहुत योगदान है। जितने भी दार्शनिक हुए हैं और मतलब जिन्होंने हिंदी अंग्रेजी में जिनका साहित्य उपलब्ध है, या जिनके भाष्य, ओशो के भी भाष्य हैं जैसे, और भी कृष्णमूर्ति के भी भाष्य हैं, राधा कृष्णन के भी भाष्य हैं। भाष्य मैंने बहुत सुने पढ़े हैं, और इन दार्शनिकों का मुझे लगा कि इतनी किताबें मैं बिना भाष्य के अगर उन किताबों तक जाती तो शायद मैं मर्म नहीं पहचान पाती। अष्टावक्र की गीता की बात कहूँ तो मैंने पढ़ी थी, लेकिन जब मैंने भाष्य सुना और उसके बाद पढ़ी तो जैसे खिड़कियां एक साथ बहुत सारी खुल गई। तो इनका योगदान मैं बड़ा मानती हूँ। आज जो आप हैं, यदि इस फील्ड में नहीं होती, लेखिका, कवित्री, साहित्यकार नहीं होती, तो क्या होती? मैं शायद माली होती। आपको शौक के कारण नहीं था? नहीं, मुझे सींचने का शौक है। हाँ, ये तो है। अच्छा, यूँ तो आपका नाम बहुत खूबसूरत है और नाम से पहचानी जाती है, लेकिन एक हम विकल्प के तौर पे पूछे कि आपको अपने लिए एक नाम रखना हो अनामिका के अलावा, तो कौन सा नाम ऐसा है जो आपको अपने लिए बहुत खूबसूरत, उसकी ध्वनि, उसकी ऊर्जा अच्छी लगती है, आप रखना चाहें कोई नाम? मुक्ति नाम मुझे अच्छा लगता है। मुक्ति नाम आपको अच्छा लगता है? कोई ऐसी कोई फिल्म जिसको देख के आपको लगता होगा कि इस फिल्म को देख के लगता है तो मेरा जीवन है या मेरे जीवन के करीब है, ऐसी कोई फिल्म या कुछ फिल्म है, अगर एक नहीं तो? प्यासा फिल्म में, हालांकि वो मुझे गुरुदत्त थे, पुरुष थे, मगर मुझे उनकी तलाशती हुई आंखें एक समय में बहुत अपनी अपनी सी लगती थी। दुनिया में कुछ भी तलाश रही है। ओके। ऐसा कोई जीवित या ऐतिहासिक पात्र जिसके स्मरण मात्र से आपको ऊर्जा मिल जाती हो, प्रेरणा मिल जाती हो, आप एकदम फिर से फुर्तीली हो जाती हैं, कोई पात्र? मुझे सारे संत, खासकर शुरू में रामकृष्ण परमहंस, हमारे घर में उनका बहुत प्रभाव था। बुद्ध, ओशो का भी घर में बहुत किताबें थी। उसके अलावा यही है, मुझे लगता है ये लोग हैं जिनसे मुझे शक्ति मिली होगी, क्योंकि अभी भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अक्षय है इन लोगों का कुछ। कोई ऐसी कविता, कोई गीत या वाक्य जिसको सुनकर या सोचकर आपको अच्छा लगता है और आप फ्रेश फील करती हैं? वो मेरे पिताजी की कविताएं। क्या? वो हमेशा लालटेन उठा के खड़ी हो जाती है मेरे जीवन के अंधेरों में। जैसे उनकी एक कविता थी, जो अपने से आप डरेगा उसका कौन सहारा होगा, जो अपने को भूल गया हो उसका क्या ध्रुव तारा होगा।
ये है। उसके उसमें और भी था कि जिसके भय से डरकर भागे बड़े बड़े साधक सन्यासी, उस दुविधा के ही त्रिशूल पर मेरे मन की नगरी काशी। एक और उनकी कविता थी, शुद्ध सोना क्यों बनाया प्रभु मुझे तुमने, कुछ मिलावट चाहिए गलहार होने के। बहुत सुंदर। फिर निराला की कविताओं से भी मुझे ताकत मिलती है, हॉपकिंस की कविताओं से भी बहुत ताकत मिलती है। जिस दिन आपका जन्मदिन होता है जी, उस दिन क्या मनस्थिति होती है, क्या सोचती हैं? कि बचपन में हम अपने जन्मदिन को अलग ढंग से देखते हैं और अब अलग ढंग से, और उस जन्मदिन को आप कैसे मनाना पसंद करती हैं, क्या करती हैं? छोड़ दिया जाए ना तो मैं नदी में चली जाऊं नाव लेकर। जन्मदिन के दिन हाँ, सूर्यास्त क्या चलता है उस दिन? जैसे जैसे मान के चले मैं बोलूं कल आपका जन्मदिन है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मन चलता है, कैसे, क्या सोचती हैं, क्या करूंगी, या उदास रहती हैं? कि पिछले साल क्या कर पाई मैं और अगले साल क्या करना चाहिए जो नहीं कर पाई। और कैसे मनाना चाहती है? नदी में जाना चाहती है, अपने साथ, पानी के साथ। तो प्रकृति में पानी बहुत खींचता है आपको अपनी ओर? पानी तो खींचता है। ओके। और वहीं से सबको जिसको मैं प्यार करती हूँ नाव पे बैठ के फोन कर लूँ बस। अच्छा, आप भगवान में कितना यकीन रखती हैं? जैसे आप कहते हैं ना, आप वीडियो कैमरे की निगाहों में मॉल में, तो मुझे लगता है कि एक वीडियो कैमरे की निगाहों में वो भगवान है जो हमेशा कोई है जो देख रहा है। वो हम कितने ऊपर उठ सकते हैं, हमारा ही हाईएस्ट सेल्फ हो सकता है। वो हमारे ही भीतर इस तरह से रहता है कि हम एक संभावना के रूप में जितने ऊपर उठ सकते हैं, ट्रांसेंड जितना कर सकते हैं, कितने अच्छे हो सकते हैं, अपना ही बेहतरीन प्रारूप, वो हमेशा हमारे साथ है, देख रहा है, सुन रहा है। तो आपके लिए भगवान यानी क्या? जैसे हम कोई निराकार शक्ति में देखती हैं, भगवान मतलब जो भी रफ ड्राफ्ट में हूँ उसका सबसे ज्यादा पॉलिश्ड फॉर्म, मतलब जैसा मैं होना चाहूँ। एक वर्किंग हाइपोथेसिस भी अगर ईश्वर है तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मेरे पास, मुझे वो जीवन के जैसा मेरा जो हाईएस्ट सेल्फ हो सकता है, वो उस जिसमें मेरी कल्पना जहाँ तक जा सकती है, मैं जहाँ तक, जैसे ज्यामिति पढ़ते हुए हम कहते थे कल्पना करो ABC एक त्रिभुज है। तो हमने कल्पना की उड़ान जहाँ तक जा सकती है अच्छाई की, वो हद चले सो मानवा, बेहद चले सुसाद, हद बेहद दोनों तजय ताकि मता अगाध। कबीर पढ़ने से भी मुझे बहुत ताकत मिलती है। तो आपकी नजर में, या जैसे हम कहें कि भगवान को खुश करने का, उसे मनाने का आपका सबसे अच्छा तरीका क्या है? मेरा सबसे अच्छा तरीका है कि जो मेरे सामने है उसकी जो संभावनाएं हैं, मैं उसके विकसित करने में अपना पूरा योगदान रखूं और जो सबको खुश रखूं। मैं कोशिश करूं कि सबके भीतर जो है वो विकसित हो, और जो भी किसी के दुख, जैसे मैं आयरन करने बैठती हूँ ना, तो आयरन में क्या होता है, सलवटे दूर तो मैं करती हूँ बहुत सुंदर। धोबिनो जो सलवटे दूर करना। बहुत सुंदर बात कही आपने। जैसे हम आयरन करते हैं और सारी सलवटे निकालते हैं, फिर से हो जाएंगे सलवटे, लेकिन फिलहाल तो निकाल दी। प्यार के बहुत मायने होते हैं जो उम्र के साथ, परिस्थिति के साथ, प्रौढ़ता के साथ, मनस्थिति के साथ बदलते रहते हैं, परिभाषा भी। लेकिन अगर हम आपसे भी पूछें जीवन के पहले प्यार के रूप में, तो क्या रहा, कब रहा, कैसे रहा? वो ना जयप्रकाश आंदोलन था, मीसा के समय लोग गिरफ्तार हो रहे थे, और उस समय हमारे यहाँ एक स्टीमर चलता था पटना से मुजफ्फरपुर के बीच में। वहां मैंने एक व्यक्ति को देखा था जो कि मुझे देख के वो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहा था। उसने मुझे देखा ही नहीं, लेकिन मुझे आज भी तो कोई तकलीफ होती है तो मुझे उसका बहुत जोर ध्यान आता है, और मुझे लगता है कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो फिर से मुझे 2-3 बार मिला। वो मीसा में गिरफ्तार भी हुआ था, और उसका एक जेस्चर मैं कभी नहीं भूल सकती कि वो जब मीसा से छूटा था
आप मैं स्कूल में ही थी उस समय, हम्म, आपातकाल की बात है। तो वो पिंजड़े से, बहेलिए से पिंजड़े में तोते खरीदता था, उड़ाता था रोज, खरीदता था, उड़ा देता था। तो मुझे वो व्यक्ति अभी भी मैं ढूंढती हूँ कि काश काश कहीं मिल जाए। ऐसा कोई सवाल जो आप चाहती हैं कि आपसे पूछा जाए लेकिन पूछा नहीं जाता या बहुत कम पूछा गया? जैसे इस तरह के सवाल, ये वो कौन लोग थे में जो आत्मा के स्थायी नागरिक बने, वो कहीं कुछ नहीं थे, वो एक धुंधली याद ही है, लेकिन वो मेरे भीतर रहते हैं और हमेशा रहते रहेंगे। तो यदि आपको अगला जन्म लेना पड़े या आपके हाथ में या एक इच्छा हो, तब क्या होना चाहेंगे और क्यों? हाँ, मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना चाहती हूँ जिनसे मेरी मुलाकात अधूरी रह गई, एक झलक ही दिखा के जो खत्म हो गए, जो सारे के सारे मिस्टेक्स रहे होंगे इसी जमाने में। मैं उनके साथ समय बिताने के लिए आना चाहती हूँ। अच्छा, मृत्यु पश्चात आप किस तरीके से याद किए जाना चाहते हैं? लोग आपको कैसे याद करें? अनामिका कौन? एक ममता वाली औरत थी जिसके मन में कुछ सवाल रह गए अधूरे। वो क्या सवाल? अरे वो भी कह दीजिए। यही सवाल, मिस्टिकल सवाल, मृत्यु के बाद क्या होता है, संबंधों का क्या है मतलब। जीवन अगर एक पाठशाला है तो क्या सिर्फ आदमी पाठ पढ़ने ही आता है? यहाँ क्या करने आता है? कुछ देने भी आता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको लगता है काश मैं उसके समय में होती, वो कौन होगा? हाँ, मुझे बुद्ध और ओशो के साथ रहने का बहुत मन करता था। यदि मैं थेरी का था, मैंने पूरी एक किताब लिखी ये सोचकर कि मैं जब थेरी होती तो मैं क्या क्या सवाल पूछती इनसे और उनसे। कि आपकी कोई यदि आपसे आखिरी ख्वाहिश पूछे तो क्या होगी? यही कि ये लोग आए और मैं इनसे खूब गप कर सकूं। आपकी नजर में प्रेम यानी क्या? प्रेम मतलब एक गहरा तादाद में, जहाँ देने का ही मन करे, देते चले जाने का मन करे, देने में ही खुशी हो। देने में खुशी हो। मृत्यु यानी क्या? मृत्यु मतलब एक अर्धविराम, एक से आधा छूटा हुआ वाक्य जो कभी और पूरा होगा। कभी कभी हम ना लिखते लिखते एक आधा वाक्य छोड़ के चले जाते हैं। हाँ। सफलता यानी क्या? सफलता यानी संवाद पूरा हो पाना, अधूरा नहीं रहना। संवाद जिससे भी हो रहा है वो पूरी तरह हो रहा है कि नहीं, कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है कि नहीं, आप किसी को पूरी तरह समझ रहे हैं कि नहीं, ये। ओके। समय यानी आपकी नजर में क्या? समय यानी एक अजस्र प्रवाह जिसको कुछ भी नहीं व्यापता, तो वो समय ही है। आपके नजर में पाप यानी क्या? किसी को दुख देना जानबूझकर। भाग और पुण्य मतलब? किसी को प्रेम देना, उसकी बात सुनना, उसकी संभावनाओं के अंकुरण में सहयोगी होना। भाग्य यानी? भाग्य यानी वो संयोग जो पराक्रम से भी नहीं टलते और बार बार जिसकी निर्जरा आप नहीं कर पाते, वो दोष जिनका निराकरण आप नहीं कर पाते। दुर्भाग्य यानी? दुर्भाग्य यानी पूरा समझा नहीं जाना, अधूरा समझा जाना, गलत समझा जाना। दुख क्या है? दुख स्वयं को हीन समझने की स्थिति है, कुंभला जाने की स्थिति है, कुंठित हो जाने की स्थिति है, कली पर पाला पड़ जाने की स्थिति है। सुख यानी? सुख यानी सारी पंखुड़ियां जो ऊर्जा केंद्रों पे खुल जाएं, जिसमें जो है वो पूरा सहस्त्रदल कमल उसका विकसित हो जाए। बहुत सुंदर। आपने इतना लिखा है, फिर भी कहते हैं कि हर कलाकार को लगता है कि मैंने अभी वो नहीं किया जो करना था।
हर किताब हाँ, ड्राफ्ट ही लगती है अभी तक। हाँ, तो फिर भी अभी क्या लगता है कि ये और कर जाऊँ, ये और कर जाऊँगी तो लगता है कुछ कर जाऊँगी। वो क्या है जो अभी भी हाँ। अनलिखा है? अंदर तो लिखा है, लेकिन कागज़ पे नहीं आया। मुझे महाभारत के पात्रों पर, खासकर स्त्री पात्रों पर हुँ, हुँ। दोबारा नए संदर्भ में लिखने का बहुत मन है, क्योंकि वो मेरे भीतर बहुत अनुगूंजें जगाते हैं। मुझे अनुगूंजों में बड़ी रुचि है। अच्छा। मुझे अनुगूंजें पकड़ के मैं चली जाती थी बहुत दूर तक, सड़क पर, कुहासे वाली सड़क पर, सुबह सुबह सुबह, पहले जब मैं अपने पिताजी माता के पास रहती थी। अपनी समकालीन स आपकी प्रिय लेखिका या कवियत्री जो आपको अट्रैक्ट करती हो और एक पूर्व की आपसे सीनियर जिसे हम वरिष्ठ कहते हैं पूर्व में, तो ऐसी कोई रचनाकार, लेखिका, कवियत्री बताएँ जो आपको बहुत अच्छी लगती रही हों? समकालीनों में तो 4-5 हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और जिनसे मेरा लगातार संवाद रहा है। उनसे मैंने सीखा भी बहुत है। उसमें कृष्णा सोबती हैं, मृदुला गर्ग हैं, चित्रा मुद्गल हैं और ममता कालिया हैं और उसके अलावा नासिरा शर्मा। इन लोगों से मेरा लगातार संवाद रहा है। और पूर्व में जैसे जब आप किताबों में पढ़ती थी, आप खुद एक जैसे स्कूल कॉलेज में रही मुझे हो। सिल्विया प्लाथ से बहुत, उनसे भी मिलने का, उनसे बात करने का बहुत मन रहा। एंड्रीन रिच से, उसके अलावा महादेवी वर्मा के साथ बैठने का मेरा बहुत मन था। जिनके साथ मेरा मुझे बैठने लगता का है कि मन बहुत था। लोग साहित्य शायद ही कोई साहित्यकार होगा जिसका, लेखिका, कवियत्री जिसका मन नहीं करता होगा इन लोगों के साथ हाँ, बैठने का। निराला से भी गप करने का बहुत मन करता। तो आप अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए, अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या करती हैं? मैं तन्हाई में बहुत खुश रहती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है। ऑल एंड ऑल अंग्रेजी का एक मुहावरा हाँ है। जी। मुझे अपने साथ रहना अच्छा लगता है। ऑल अलोन, मेरे भीतर ही सारा संसार चला आता है मेरा साथ निभाने को। परछाइयाँ, अनुगूंजें सब मेरे भीतर रहती हैं। कोई विषय जिस पर आपको बात करना बहुत अच्छा लगेगा और आप घंटों बात कर सकती हैं? वो फेवरेट तो मिस्टिसिज्म ही है। मिस्टिसिज्म है। अच्छा, ऐसा कोई सवाल जो मुझे लगता है मुझे पूछना चाहिए था, मैंने नहीं पूछा और आप कहना चाहती हैं तो? आपने सब पूछ लिया बस इतने अच्छे से। ये तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपने हमें वक्त दिया। उम्मीद है आपकी बाहर की यात्रा तो सब जानते ही थे, आपकी बाहर के अवार्ड्स लोग जानते थे, उपलब्धियां जानते थे, लेकिन आज इस इंटरव्यू के माध्यम से कुछ थोड़ी सी लोगों को झलक मिली होगी आपकी अंतर यात्रा के बारे में, आपकी पसंद नापसंद के बारे में। एक वो अनामिका जो कागज के पीछे भी है, जो शब्दों के नीचे भी है, जो स्याही में पीछे दबी भी है और जो इन सबको रचती है, तो उस अनामिका को भी लोग शायद थोड़ा बहुत अंतस में उसके झांक पाए होंगे। तो बहुत आपने इतना अपने साथ उंगली पकड़ के ले चलने के लिए बहुत धन्यवाद शशि, बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये थी हमारे साथ जानी मानी विश्वविख्यात लेखिका, कवित्री और साहित्यकार अनामिका जी। आशा है आप इस इंटरव्यू के माध्यम से उनके कुछ अनछुए और अनकहे आत्मिक पहलुओं को जान पाए होंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।